कहानी की शुरुआत जी वू से होती है, जो अपने पिता की खतरनाक दुनिया की छाया में जी रही होती है। उसका पिता एक गैंगस्टर है जो हमेशा भागता रहता है और किसी को नहीं पता कि वह इस वक्त कहाँ है। हर सुबह जब जी वो स्कूल जाने के लिए अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो एक पुलिस वाला पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है और हर बार वही सवाल पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं और क्या उन्होंने उसे कॉल किया है। जी वो उसे हर बार इग्नोर कर देती है, लेकिन वह फिर भी उसका पीछा करते हुए स्कूल तक पहुंच जाता है। उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि क्लास की लड़कियां भी उसे खुलेआम ताने मारती हैं। वे आपस में फुसफुसाकर कहती हैं कि इस स्कूल में सिर्फ अच्छे और इज्जतदार परिवारों के बच्चों को पढ़ना चाहिए, जबकि उसके जैसी लड़की की यहाँ कोई जगह नहीं है। रेसेस के दौरान भी जीवू बिल्कुल अकेली खड़ी रहती है, क्योंकि कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता। एक दिन जीवू देखती है कि कुछ पुलिस वाले प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद एक टीचर उसे ऑफिस में बुला लेती है। वहाँ उसे बताया जाता है कि स्कूल ने उसे निकालने का फैसला कर लिया है, क्योंकि बाकी पेरेंट्स ने डिमांड की है कि वे अपनी बेटियों को एक गैंगस्टर की बेटी के साथ नहीं पढ़ाना चाहते। ऑफिस से बाहर निकलते ही जीवू के फोन पर एक अनजान नंबर से उसके पिता का बर्थडे मैसेज आता है। इसके बाद जब वह वापस क्लास में जाती है तो वही लड़कियां दोबारा उसे परेशान करने लगती हैं और एक पैकेट दिखाकर कहती हैं कि देखो, तुम्हारे पिता अपना सामान यहाँ भूल गए हैं। ये सुनते ही जीवू का सब्र टूट जाता है। वह पैकेट उठाकर एक लड़की के चेहरे पर फेंक देती है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। जीवू अकेले ही उन तीनों लड़कियों पर भारी पड़ती है और ठंडे लहजे में कहती है कि हाँ, मैं एक गैंगस्टर की बेटी हूँ। तभी टीचर वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन जीवू अपना स्कूल बैज उतार कर उसके हाथ में देती है और कहती है कि अब वह खुद ही ये स्कूल छोड़ रही है। बाहर निकलने के बाद वह गुस्से में पुलिस वाले की कार तोड़ने लगती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस वाला उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन जीवू उससे बचकर नदी के किनारे पहुंच जाती है, जहाँ वह पहले अपने पिता के साथ आया करती थी। शाम को जब जीवू घर लौटती है तो वही पुलिस वाला उसे देखकर ताना मारता है कि अपने पिता से मिलकर वापस आ गई। जीवू बिना कुछ बोले अपने अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है, जहाँ दरवाजे के बाहर उसे अपने पिता की तरफ से एक केक और गिफ्ट मिलता है, लेकिन गुस्से में वह उन्हें लात मारकर एक तरफ कर देती है और अंदर चली जाती है। उसके पिता उसे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। आखिर में जब वह कॉल रिसीव करती है तो उसके पिता उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं और माफी मांगते हैं कि वह उससे मिलने नहीं आ सके। वह बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए केक और एक आईपैड छोड़ा है और फिर उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। ये सुनते ही जीवू का गुस्सा और दर्द बाहर आ जाता है। वह बताती है कि पिछले एक महीने से पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। स्कूल की लड़कियां उसे बुली करती हैं और हर कोई उसे गैंगस्टर की बेटी कहता है। उसके पिता हैरान होकर पूछते हैं कि उसने यह सब पहले क्यों नहीं बताया। इस पर जीवू कहती है कि आपका फोन हमेशा स्विच ऑफ रहता है, तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करती। उसके पिता वादा करते हैं कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन जीवू गुस्से में कहती है कि आप मेरे लिए मर चुके हैं और अब कभी मेरे पास मत आना। जीवू की बातें उसके पिता को अंदर से तोड़ देती हैं। वह अपना फोन ऑन करते हैं और देखते हैं कि पिछले पूरे महीने जीवू ने उन्हें कई मैसेज भेजे थे, जिनमें वह बार बार मदद मांग रही थी। ये देखकर वह तुरंत अपने ड्राइवर को वापस भेज देते हैं और खुद जीवू की बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही वह घर की निगरानी कर रहे पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। कॉरिडोर में उन्हें वही केक और गिफ्ट अनखुले पड़े दिखाई देते हैं। वह स्पेयर की से जीवू का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। आवाज सुनकर जीवू जाग जाती है। तभी कॉरिडोर में एक हुड पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। जीवू के पिता तुरंत समझ जाते हैं कि वह आदमी खतरनाक है, इसलिए वह दरवाजे को बाहर से कसकर पकड़ लेते हैं ताकि जीवू उसे अंदर से खोल न सके। जीवू पीपहोल से बाहर देखती है और अपने पिता को दरवाजे के सामने खड़ा पाती है। अगले ही पल हुड वाला आदमी गोली चला देता है और उसके पिता को गोली लग जाती है। जीवू अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे मजबूती से पकड़े रहते हैं और किलर से कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। इसके बाद किलर एक और गोली चलाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। दर्द में होते हुए भी जीवू के पिता चाबी को लॉक के अंदर तोड़ देते हैं ताकि उनकी बेटी दरवाजा न खोल सके और सुरक्षित रहे। दरवाजे के दूसरी तरफ से जीवू उनकी कमजोर पड़ती आवाज सुनती है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से इतना सब सहना पड़ा। आखिरकार जीवू दरवाजा तोड़कर बाहर आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अगले दिन उसके पिता के फ्यूनरल में चोई नाम का एक आदमी अपने लोगों के साथ आता है। वह एक सिगरेट जलाकर उसे धीरे से अगरबत्ती वाले बर्तन में रखता है और जीवू के पिता को श्रद्धांजलि देता है। जीवू उससे गुस्से में पूछती है कि उसने उसके पिता से क्या करवाया था, वह इस तरह क्यों मरे और आखिर उन्हें किसने मारा। चोई शांत होकर कहता है कि उसके पिता उसका सबसे करीबी दोस्त और भाई थे और वह बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन इसके अलावा वह कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जीवू पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पूछती है कि उसके पिता का केस इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया। ऑफिसर कहता है कि उन्हें कोई विटनेस नहीं मिला, कोई मर्डर वेपन नहीं मिला और उनके पास कोई सबूत नहीं है। जीवू उसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हुड वाले आदमी की तस्वीर दिखाकर कहती है कि यही किलर है, फिर आप इसे पकड़ क्यों नहीं रहे। इस पर पुलिस वाला कहता है कि वह पिछले एक महीने से उससे उसके पिता के बारे में पूछ रहा था और अगर उसने पहले उनकी जानकारी दी होती तो शायद वे किलर को पहले ही पकड़ लेते। ये बात जीवू के दिमाग में बैठ जाती है कि कोई भी इंसान बिना वजह किसी को नहीं मारता। इसी सोच के साथ वह एक बड़ा बॉक्स लेकर अपने पिता के बॉस चोई से मिलने जाती है। चोई उसे अंदर बुलाता है और जीवू उसके सामने सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई तस्वीर रखते हुए कहती है कि यही मेरे पिता का किलर है और यही आपके दोस्त का भी किलर है। चोई तस्वीर देखने के बाद उससे पूछता है कि अगर मैं इसे ढूंढ दूं तो तुम इसके साथ क्या करोगी। जीवू ठंडे लहजे में कहती है कि वह उसे अपने हाथों से मारेगी। चोई उससे पूछता है कि क्या उसे किसी की जान लेना भी आता है। फिर वह उसे एक चाकू देता है और कहता है कि मुझे वही आदमी समझो जिसने तुम्हारे पिता को मारा है और मुझ पर वार करो। लेकिन जीवू ऐसा नहीं कर पाती। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह वहीं जम
जाती है। यह देखकर चोई उसके कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि इसे बाहर निकाल दो। जीवू अपना बॉक्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात वह किलर दोबारा उसके घर आता है। इस बार जीवू उसका चेहरा साफ देख लेती है। वह बार बार दरवाजा पीटता है लेकिन जीवू दरवाजा नहीं खोलती और कुछ देर बाद वह वहाँ से चला जाता है। जीवू चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ती है लेकिन वह अंधेरे में गायब हो जाता है। अब जीवू फैसला करती है कि वह उसे खुद ढूंढेगी। वह सीसीटीवी फुटेज से किलर की तस्वीर निकालकर उसकी कई कॉपियां प्रिंट करती है और उन्हें सड़कों, दीवारों और आसपास के इलाकों में चिपका देती है। रास्ते से गुजरते हुए चोई भी एक पोस्टर देखता है और चुपचाप उसे अपने साथ ले जाता है। उस रात जीवू के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। सामने वाला आदमी कहता है कि वह इस किलर को जानता है और अगर जीवू कैश लेकर आए तो वह उसे उसका एड्रेस बता देगा। जीवू अपने पिता के छोड़े हुए पैसे और एक चाकू लेकर बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है लेकिन उसे कॉल करने वाले लोग सिर्फ लोकल गुंडे होते हैं। जीवू उन्हें करीब 1 लाख रुपए दे देती है लेकिन पैसे मिलते ही वे तीनों उस पर हमला कर देते हैं। जीवू उनका जमकर मुकाबला करती है लेकिन अकेली होने की वजह से तीनों पर भारी नहीं पड़ पाती। वे उसे बेहोश कर देते हैं, कार की डिक्की में डालते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक जोरदार टक्कर की आवाज आती है। कोई दूसरी कार उनकी कार से टकरा चुकी होती है। इसके बाद जीवू बाहर से उन गुंडों के पिटने की आवाज सुनती है। वह डरते हुए अपना चाकू कसकर पकड़ लेती है और खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी डिक्की खुलती है और एक मजबूत हाथ उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। सामने चोई खड़ा होता है जो उसके पिता का सबसे करीबी दोस्त था। वह गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें मरना ही था तो क्या इससे बेहतर तरीका नहीं मिला? अगर तुम इसी तरह इधर उधर भागती रही तो कोई सच में तुम्हें मार देगा। अभी भी कांप रही जीवू कहती है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही और आप भी कुछ नहीं कर रहे, तो क्या मैं ऐसे ही जीऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? चोई उसकी हालत और जिद दोनों को देखता है और कहता है कि अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो पहले तुम्हें मारना सीखना होगा। इसके बाद वह जीवू को अपने ट्रेनिंग बेस पर ले जाता है जो एक अंडरग्राउंड जगह होती है जहाँ वह जवान लड़कों को भर्ती करके फाइट करना सिखाता है। आज तक वहाँ कोई लड़की नहीं आई थी और जीवू पहली लड़की बनती है। चोई उसे सबके सामने नई मेंबर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि इसे लड़ना सिखाओ। सभी लड़के उसे हैरानी और शक की नजर से देखने लगते हैं। उनमें से एक लड़का उसे उसका कमरा दिखाने ले जाता है और कहता है कि आज से तुम्हें झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और बर्तन साफ करना सब कुछ करना होगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मैंने भी यही सब किया था। फिर वह दूर एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तुम वहाँ प्रैक्टिस करोगी। इतना कहकर वह उसे गुड लक बोलता है और चला जाता है। जीवू अपने पिता की राख को बहुत संभाल कर एक पत्थर के स्लैब पर रखती है लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। वहाँ के लड़के अपने सारे काम उसी से करवाने लगते हैं। उनमें से एक तो उसे इम्प्रेस करने के लिए अजीब सा डांस भी करता है। वे लगातार उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और जब भी वह ट्रेनिंग में शामिल होने की कोशिश करती है उसे रोक देते हैं। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान जब उनमें से एक लड़का फिर से उसे छेड़ता है तो जीवू पलटकर उससे लड़ने लगती है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है लेकिन कोच बीच में आकर सबको वापस अपनी ट्रेनिंग पर लगाता है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो जीवू अकेले प्रैक्टिस करती रहती है। चोई उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या वह यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही है। जीवू मजबूती से जवाब देती है कि वह भागने की नहीं, जीतने की तैयारी कर रही है। चोई कहता है कि तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें अपने दुश्मन को खत्म करना है। सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ो। उसकी कनपटी, जबड़ा, होंठ और छाती को टारगेट करो और जरूरत पड़े तो उसे पूरी तरह तोड़ दो। इसके बाद चोई खुद उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। जीवू बहुत तेज होती है और चोई के सिखाए हर मूव को जल्दी सीख लेती है। चोई कहता है कि उसके पास स्किल तो है लेकिन अभी पावर कम है। वह चाहता है कि जीवू कामयाब हो और अपने पिता का बदला ले। जीवू भी अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करती है और हर वार करते समय अपने सामने उसी किलर को इमेजिन करती है। कुछ दिनों बाद चोई एक खतरनाक कंपटीशन रखता है। वह जीवू समेत सभी नए रिक्रूट्स को एक केज के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि फाइट तब तक चलेगी जब तक सिर्फ एक इंसान खड़ा न रह जाए। जीतने वाले को 1 हफ्ते की छुट्टी और 1 लाख का इनाम मिलेगा। लंबी और खतरनाक फाइट के बाद आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक लड़का जिसे सब सिजर्स कहते हैं और दूसरी जीवू। दोनों फाइनल फाइट के लिए आमने सामने आते हैं। दोनों ने दर्जनों लोगों को हराकर यहाँ तक का रास्ता बनाया होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सिजर्स मजे के लिए लड़ता है जबकि जीवू के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता और आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास लड़ने की असली वजह हो। चोई जीवू को विजेता घोषित कर देता है। बाद में जब सिजर्स को होश आता है तो उसके दोस्त उसे भड़काने लगते हैं। उसी रात जीवू रिंग साफ कर रही होती है कि सिजर्स उसके पास आता है। जीवू उससे माफी मांगती है लेकिन वह शांत होकर कहता है कि वह सिर्फ एक फाइट थी और किसी एक को हारना ही था। लेकिन अपने दोस्तों के पास लौटने के बाद वह धीरे से बताता है कि उसने जीवू की ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी है। थोड़ी देर बाद जीवू को चक्कर आने लगते हैं और उसकी नजर धुंधली हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि उसे ड्रग किया गया है। सिजर्स और उसका दोस्त उसे खींचकर वहां से ले जाते हैं और उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जीवू पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है और उनमें से एक को धक्का देकर दूर कर देती है। इसी अफरा तफरी में उसके पिता की राख वाला कंटेनर नीचे गिरकर टूट जाता है और सारी राख फर्श पर बिखर जाती है। जीवू की हालत कमजोर होती है फिर भी वह लड़ना बंद नहीं करती। गुस्से में सिजर्स एक हथौड़ा उठाकर उस पर वार करने ही वाला होता है कि तभी चोई वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत हमला रोकता है और जीवू को वहां से सुरक्षित जगह ले जाता है। इसके बाद वह सिजर्स की तरफ हाथ बढ़ाकर बहुत शांत आवाज में पूछता है कि अब तेरे शरीर का कौन सा हिस्सा मेरा होना चाहिए, तेरा चेहरा, तेरे हाथ या तेरी टांगे। सिजर्स डर जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वह चोई का सबसे भरोसेमंद आदमी है और हमेशा से उसके लिए लॉयल रहा है। इस पर चोई कहता है कि सिर्फ इसी वजह से वह उसे मार नहीं रहा क्योंकि वह उसका आदमी है और जीवू को यहाँ खुद चोई लेकर आया था, इसलिए उसे कभी उसे छूना
नहीं चाहिए था। इसके बाद चोई चाकू उठाता है और सिजर्स के चेहरे पर गहरा कट लगा देता है ताकि वह अपनी गलती जिंदगी भर याद रखे। जब जीवू को होश आता है तो सबसे पहले वह अपने पिता की बिखरी हुई राख इकट्ठा करके एक बॉक्स में रखती है और फिर पूरी तरह टूट कर रोने लगती है। चोई का भरोसेमंद आदमी तैजू उसके पास आता है और कहता है कि अगर उसे रोना ही है तो उसे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। वह बताता है कि वह उसके पिता को अच्छी तरह जानता था। उसके पिता इस क्रिमिनल लाइफ के लिए पैदा नहीं हुए थे और जीवू भी इस दुनिया के लिए नहीं बनी है। बाद में चोई जीवू को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि एक बात अच्छी तरह समझ लो, पिछली रात तुम मर गई थी और आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। इसके बाद वह टेबल पर एक रिवॉल्वर रखता है और बताता है कि इसी गन से उसके पिता की हत्या की गई थी। किलर इसे फेंक कर भाग गया था और यह हथियार पुलिस डिपार्टमेंट का है। इसका मतलब उसके पिता का किलर कोई पुलिस ऑफिसर है। अब उसका काम है उसे ढूंढना और खत्म करना। इसके बाद जीवू की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले 4 सालों तक वह कॉम्बैट, एंड्योरेंस, स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन सीखती है। साल 2019 तक वह खुद पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेती है। उसके 2 मकसद होते हैं। पहला, उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढकर मारना जिसने उसके पिता की हत्या की, और दूसरा, अंदर से चोई के ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना। फिर साल 2021 में उसे एक मिशन पर भेजा जाता है। एक सस्पेक्ट का पीछा करते हुए वह एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और अपने पार्टनर को बाहर छोड़ देती है। अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग में अलग अलग तरह की इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। उसे एक बेहोश लड़की मिलती है जिसे वह होश में लाने की कोशिश करती है। इसके बाद वह छिपकर दूसरे कमरे में चल रही ड्रग डील को देखती है। पैकेज डिलीवर करने वाला आदमी पिल्दू होता है। डील पूरी होने ही वाली होती है कि जीवू अचानक अंदर घुस जाती है, सबके साथ फाइट करती है और पूरा ऑपरेशन बिगाड़ देती है। उसकी वजह से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की 6 महीने की अंडरकवर मेहनत बर्बाद हो जाती है। पिल्दू खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हुए उससे कहता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया क्योंकि यह उसका केस था। जीवू वहां मौजूद एक क्रिमिनल को मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके सीनियर का कॉल आता है और उसे ऑर्डर मिलता है कि वह सस्पेक्ट को पिल्दू की टीम के हवाले कर दे। जीवू ऑर्डर मानकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वह नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर पहुंचती है और वहां उसकी मुलाकात कैप्टन चा से होती है। जीवू को लगता है कि यही वही आदमी है जो सालों पहले उसके घर उसके पिता को मारने आया था, लेकिन वह इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं होती। कैप्टन चा उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि उसने पिछली रात की पूरी मिशन बिना सही सबूत के खराब कर दी। जीवू कहती है कि उसे उस आदमी को पकड़ने का एक मौका दिया जाए, वह उससे सब कुछ कबूल करवा लेगी। कैप्टन उससे 2 बार पूछता है कि वह उसकी टीम ज्वाइन क्यों करना चाहती है, लेकिन जीवू कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद वह उसे टीम में वेलकम कर लेता है। उसी रात जीवू अपनी बाइक पर चोई से मिलने जाती है। चोई उससे उसकी पुलिस जॉब के बारे में पूछता है। जीवू बताती है कि उसका ट्रांसफर नारकोटिक्स डिवीजन में हो रहा है, जहाँ से वह उस गन की पूरी हिस्ट्री निकाल सकती है। उसे कैप्टन चा पर शक है। तब चोई उसे एक बिल्डिंग दिखाकर कहता है कि 10 साल पहले इसी जगह उसके पिता ने उसकी जान बचाई थी और उसके ऑफिस में रखी तस्वीर भी यहीं की है। फिर वह जीवू को एक चाकू देता है और कहता है कि जिसने उसके दोस्त को मारा है उसे ढूंढो और खत्म कर दो। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में उस सस्पेक्ट से पूछताछ की जाती है जिसे जीवू ने अरेस्ट किया था। वह बताता है कि मार्केट में एक नई ड्रग सप्लाई आई है जिसे मंगू नाम का आदमी कंट्रोल करता है। पिल्दू अपने एक इन्फॉर्मर को कॉल करके मंगू की लोकेशन पता करने को कहता है। उसी वक्त वह जीवू को हॉलवे में देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जीवू जवाब देती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है। कैप्टन चा उसे उसका डेस्क दिखाता है और पिल्दू से कहता है कि अब से वह उसके साथ काम करेगी। पिल्दू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कैप्टन के ऑर्डर से इनकार नहीं कर सकता। वह कैप्टन को मंगू के बारे में अपडेट देता है और कैप्टन कहता है कि जीवू को साथ लेकर जाओ। जीवू के नए टीममेट्स उससे खुश नहीं होते क्योंकि उसकी वजह से उनका पिछला ऑपरेशन बर्बाद हुआ था और वे चाहते हैं कि उसे टीम से निकाल दिया जाए। तभी पिल्दू के इन्फॉर्मर का कॉल आता है और उसे मंगू की लोकेशन मिल जाती है। उधर चोई को इलीगल सामान का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। तैजू उसे चेतावनी देता है कि जीवू का नारकोटिक्स डिवीजन में जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वह कहता है कि उसे जीवू पर नजर रखनी होगी और अगर उसने एक भी गलती की तो वह खुद उसे खत्म कर देगा। दूसरी तरफ पिल्दू जीवू को एक अंडरग्राउंड पार्किंग में लेकर जाता है और कहता है कि अंदर जाकर मंगू को पकड़ो। जैसे ही जीवू अंदर जाती है, एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत उसे नीचे गिरा देती है। पिल्दू का प्लान बहुत सीधा होता है, या तो जीवू फेल होकर टीम से बाहर हो जाएगी या फिर मंगू वहां से भागेगा और पिल्दू बाहर उसे पकड़ लेगा। लेकिन जीवू उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकलती है। सालों की कड़ी ट्रेनिंग ने जीवू को बेहद मजबूत, तेज और हर मूव में बिल्कुल सटीक बना दिया होता है। काफी समय गुजर जाता है और जब पिल्दू इंतजार करते करते परेशान होकर खुद बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। जीवू पहले ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को हरा चुकी होती है, यहाँ तक कि मंगू को भी, और उसने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया होता। पिल्दू अंदर आते ही मंगू से पूछता है कि सामान कहाँ है, लेकिन मंगू बार बार यही कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। पास में जुआ खेल रहे कुछ लोग पुलिस रेड समझकर घबरा जाते हैं और तुरंत अपने आईडी कार्ड दिखाने लगते हैं। मंगू पिल्दू से कहता है कि भाई, मेरा बिजनेस क्यों खराब कर रहे हो? मैंने कहा ना यहाँ कुछ नहीं है, अगर सर्च करना है तो दूसरी जगह जाकर देखो। लेकिन जीवू को शक हो जाता है कि मंगू कुछ छिपा रहा है। बार काउंटर को चेक करते हुए उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है जिसके अंदर एक नई तरह की ड्रग होती है। इसके बाद पूरी टीम मंगू को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जाते समय पिल्दू जीवू से कहता है कि तुमने अपनी ताकत दिखाने के लिए सबको पीट दिया, लेकिन अगली बार ऐसा करो तो कम से कम बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहन लेना। पुलिस स्टेशन में पिल्दू मंगू से पूछताछ करता है और उससे उस नई ड्रग को बनाने वाले का नाम पूछता है। मंगू कहता है कि तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि वह सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि हद से ज्यादा खतरनाक है। वह जिस आदमी की बात कर रहा होता है वह और कोई नहीं बल्कि सिजर्स होता है, जो अब ड्रग
ड्रग्स की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। जीवू चोई को बताती है कि मंगू पकड़ा गया है, लेकिन वह अभी तक ये नहीं बता रहा कि वह किसके लिए काम करता है। चोई उसे सिर्फ इतना कहता है कि पता लगाओ। इसके बाद जीवू अपनी अंडरकवर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके पुलिस डेटाबेस में सर्च करती है। वह अपने पिता का नाम डालती है और उसे पता चलता है कि जिस रात उसके पिता की मौत हुई थी उस रात तेजू भी वहाँ मौजूद था। अगले दिन कैप्टन चा भी उसी जगह जाता है जहाँ जीवू के पिता की हत्या हुई थी। उधर चोई तेजू से कहता है कि उनके सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ चुका है और अगर वह ज्यादा चला तो उनके क्लाइंट्स दूसरी तरफ जा सकते हैं। अगले दिन शाम को एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन चा को खबर देता है कि उनका टारगेट मूव कर चुका है। कैप्टन तुरंत पूरी टीम को ऑपरेशन के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। सभी ऑफिसर्स की गन्स जमा करके चेक की जाती हैं। उन्हें ब्रीफिंग रूम में बुलाया जाता है और किसी तरह की जानकारी लीक ना हो इसलिए सबके फोन भी ले लिए जाते हैं। कैप्टन चा बताता है कि आज रात उनका टारगेट चोई है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन इस देश में घूमने वाली करीब 90% ड्रग्स को कंट्रोल करता है। वह प्लान समझाता है कि चोई की मैन फैक्ट्री एक बड़े कार्गो शिप के अंदर बनी हुई है और चोई करीब 50 मिनट में वहां पहुंचने वाला है। नारकोटिक्स टीम शिप के अंदर जाएगी जबकि बाकी ऑफिसर्स बाहर से बैकअप देंगे। पूरी टीम तुरंत निकलती है और पास के एक दूसरे शिप पर अपनी पोजीशन लेकर चोई के आने का इंतजार करने लगती है। चोई उस फैक्ट्री में पहुंचता है जिसे उसने कुछ समय पहले अपने दुश्मनों से कब्जे में लिया था। कैप्टन चा टीम ए को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर जी वो घबरा जाती है क्योंकि वह चोई को पकड़े जाने नहीं दे सकती, लेकिन उसका फोन पहले ही ले लिया गया होता है और उसके पास उसे वार्न करने का कोई तरीका नहीं होता। सभी ऑफिसर्स शिप के अंदर अलग अलग जगह फैल जाते हैं। इसी दौरान जीवू की नजर चोई पर पड़ती है और वह बिना किसी को शक हुए उसे इशारे से बता देती है कि पुलिस आसपास है। दूसरी तरफ चोई के आदमी पिल्दू को रिकॉर्डिंग करते हुए देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे उसका कैमरा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिल्दू किसी तरह उनसे बचते हुए चोई तक पहुंच जाता है और उस पर गन तान कर कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो। तभी अचानक शिप के अंदर गोली चलने की आवाज गूंजती है और सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। इस अंधेरे और कंफ्यूजन का फायदा उठाकर चोई पूरे वेयर हाउस में आग लगा देता है ताकि पुलिस को फैक्ट्री से कोई सबूत न मिल सके। धुएं के बीच भागते हुए उसकी नजर जीवू पर पड़ती है, लेकिन जीवू उस पर गोली नहीं चलाती। इसके बाद चोई और तेजू पानी में कूदकर वहां से निकल जाते हैं और पूरी नारकोटिक्स टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगता। बाद में जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि शिप के अंदर 2 गोलियां चली थीं। इसी बीच जीवू चुपचाप वही रिवॉल्वर वहां रख देती है जिससे उसके पिता की हत्या हुई थी और कैप्टन चा से कहती है कि उसे यह गन यहाँ मिली है और किसी ने इसका सीरियल नंबर मिटाने की कोशिश की है। उधर चोई गुस्से में अपने हाइड आउट पहुंचता है और कहता है कि कैप्टन चा अब उसके पीछे पड़ चुका है। तेजू जीवू से पूछता है कि उसने उन्हें पहले वार्न क्यों नहीं किया, लेकिन चोई कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन चा को एक ऑफिसर का कॉल आता है जो बताता है कि पूरी टीम की गन्स चेक की जा चुकी है और उनमें से किसी ने भी फायर नहीं किया था। जीवू कार में बैठकर अपना छिपा हुआ फोन निकालती है और चोई को कॉल करती है, लेकिन चोई खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा होता है, इसलिए वह उसका कॉल इग्नोर कर देता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन चा हर ऑफिसर की गन खुद चेक करता है, लेकिन किसी में भी हाल ही में फायर होने के निशान नहीं मिलते। बाद में डिनर के दौरान जीवू पिल्दू से पूछती है कि वह चोई को पकड़ने के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। पिल्दू बताता है कि चोई देश के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर्स में से एक है और उसने हाल ही में उनके एक एजेंट को भी मरवा दिया है, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना जरूरी है। तभी एक और ऑफिसर टेबल पर आ जाता है। जीवू चुपचाप वहां से थोड़ी दूर जाती है और दोबारा चोई को कॉल करती है। वह उसे बताती है कि उसे इस रेड के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था और मामला बहुत सीरियस था। फिर वह कहती है कि उसके होटल के अंदर 3 छिपे हुए कैमरे लगे हैं जो उसकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड करके सीधे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। वह समझाती है कि उसके पास उसे वार्न करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए उसने गोली चलाकर कंफ्यूजन पैदा किया था। ये सुनते ही चोई होटल के तीनों हिडन कैमरे बंद करवा देता है। पुलिस स्टेशन में बैठे ऑफिसर्स तुरंत समझ जाते हैं कि कैमरों का एक्सेस कट चुका है और वे कैप्टन चा को रिपोर्ट करते हैं कि सारी फीड गायब हो गई है। लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन फेल होने की वजह से कैप्टन चा और भी बेचैन और गुस्से में हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिजर्स और उसका पार्टनर बदला लेने के लिए अपने आदमियों को इकट्ठा करते हैं और उस हाइड आउट से निकल जाते हैं। वे सीधे उसी जिम की तरफ जाते हैं जहां 5 साल पहले वे ट्रेनिंग किया करते थे और जो आज भी चोई का होता है। सभी लोग चाकुओं से लैस होते हैं और अंदर पहुंचते ही वहां मौजूद हर इंसान पर हमला शुरू कर देते हैं। सिजर्स और उसके आदमियों के हमले में 9 लड़के घायल हो जाते हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर होती है। तेजू भी वहीं मौजूद होता है। सिजर्स उसे मारता नहीं बल्कि उसका हाथ तोड़कर जिंदा छोड़ देता है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले उसके साथ हुआ था। उसी रात जब कैप्टन चा अपने ऑफिस से निकलता है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। कैप्टन एक आदमी से छिपकर मिलता है और उसे उस गन का सीरियल नंबर देता है। लैब उस मिटाए गए नंबर को दोबारा रिकवर करने में सफल हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस की कई गाड़ियां चोई के जिम पर पहुंच जाती हैं। वहां कुछ लोग मारे जा चुके होते हैं और बाकी बुरी तरह घायल होते हैं। जीवू घायल तेजू को जल्दी से एम्बुलेंस में पहुंचाती है और उसकी हालत देखकर पिल्दू से पूछती है कि क्या चोई भी मारा गया, क्या वह वहां मौजूद था। पिल्दू बताता है कि चोई उस जगह के आसपास भी नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को जिम के अंदर ड्रग्स मिलती हैं। वे आसपास के पूरे इलाके को सर्च करते हैं और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं, लेकिन कोई काम का सबूत नहीं मिलता। दूसरी तरफ चोई हमले में मारे गए अपने आदमियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल साइट पर जाता है। जीवू भी उसका हाल जानने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन तभी उसकी नजर कैप्टन चा और पिल्दू पर पड़ती है जो वहां श्रद्धांजलि देने आ रहे होते हैं। वह तुरंत अपने हेलमेट से चेहरा छिपा लेती है। तेजू पिल्दू को बाहर रोककर कहता है कि अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। कैप्टन चा अकेला अंदर जाता है और उसका सामना चोई से होता है। चोई के आदमी तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैप्टन
कैप्टन चा कहता है कि एक कहावत है, कुत्ते की जिंदगी उसके मालिक पर निर्भर करती है। अगर मालिक अच्छा हो तो कुत्ता आराम से जीता है, और अगर मालिक बुरा हो तो वह सड़क पर मारा जाता है। चोई जवाब देता है कि अगर तुम पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो अब तक मुझे काटने की कोशिश कर चुके होते। फिर वह मानता है कि आज की बाजी कैप्टन ने जीत ली, लेकिन साथ ही कहता है कि वह उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। कैप्टन के जाने के बाद चोई अपने आदमियों से कहता है कि किसी को भी कुछ कहना हो तो सीधे उससे संपर्क करे। दूसरी तरफ सीजर्स और उसका पार्टनर जिम पर किए गए हमले का जश्न मना रहे होते हैं। वे जीवू के बारे में बात करते हैं और याद करते हैं कि वह सालों पहले अचानक गायब हो गई थी। दोनों फैसला करते हैं कि इस बार उसे ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पुलिस स्टेशन में पिल्दू का पार्टनर उसे एक तस्वीर दिखाता है जो किसी कार के डैश कैम में कैद हुई थी। उसमें वही आदमी दिखाई देता है जिसने चोई के जिम में लोगों की हत्या की थी, और वह सीजर्स होता है। जीवू उसे तुरंत पहचान लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। पुलिस चोई की अगली चाल का इंतजार करती है, जबकि चोई भी बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है। उसे पता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका पूरा गैंग बिखर जाएगा। कैप्टन चा मंगू को छोड़ने का आदेश देता है और कहता है कि अब देखते हैं चोई क्या करता है। जीवू इसका विरोध करते हुए कहती है कि अगर दोनों गैंग आपस में भिड़ गए तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। कैप्टन ठंडे लहजे में जवाब देता है कि अगर बुरे लोग मरते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवू चुपके से चोई को मैसेज करके बताती है कि मंगू को छोड़ा जा रहा है और ये एक ट्रैप है। चोई तुरंत तेजू को कॉल करके सभी गैंग मेंबर्स को वापस बुलाने का ऑर्डर देता है। वह कहता है कि कैप्टन उसे बेवकूफ समझ रहा है, जबकि असली बेवकूफ वो खुद है। दूसरी तरफ कैप्टन अपनी टीम को बताता है कि उनके लिए एक अच्छी खबर है। चोई के आदमियों में से कोई एक उनका साथ देने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा गैंग अंदर से टूट जाएगा। जीवू तुरंत चोई को दूसरा मैसेज भेजती है और अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से निकल जाती है। उधर तेजू एक क्लाइंट मीटिंग से लौट रहा होता है। उसकी कार में एक लिफाफा रखा होता है जिसके अंदर कुछ गोलियां और एक छोटा सा लैडर सिंबल होता है। उसे नहीं पता होता कि यह सब उसे फंसाने के लिए जानबूझकर रखा गया है। जीवू उस जगह पहुंचती है जहां कैप्टन निगरानी कर रहा होता है। उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ एक बिल्डिंग पर जाती है जहां से कोई दूर खड़े होकर तस्वीरें ले रहा होता है। वह तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ जांच करने निकलती है। उसी समय तेजू भी वहां पहुंचता है, लेकिन अपनी कार से बाहर नहीं आता। जीवू सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़कर पता लगाने की कोशिश करती है कि कैप्टन की तस्वीरें कौन ले रहा है और उससे मिलने कौन आने वाला है। तभी अचानक पिल्दू वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर जीवू भागने की कोशिश करती है और थोड़ी झड़प के बाद किसी तरह उससे बच निकलती है। वापस जाते हुए वह कैप्टन के पास तेजू को आते हुए देखती है और समझ जाती है कि यह सब टीम के अंदर मौजूद गद्दार को पहचानने के लिए कैप्टन का बिछाया हुआ जाल था। बाद में पिल्दू वह तस्वीरें कैप्टन चा को दिखाता है। कैप्टन कहता है कि उनकी टीम में कोई ऐसा जरूर है जो चोई के लिए काम कर रहा है। जब से जीवू आई है उनके ऑपरेशंस बार बार फेल हो रहे हैं, इसलिए उसे जीवू पर शक है। घर पहुंचते ही जीवू चोई को बताती है कि मीटिंग स्पॉट पर तेजू मौजूद था। थोड़ी देर बाद तेजू भी आता है और कहता है कि उसकी क्लाइंट मीटिंग अच्छी रही, लेकिन अब चोई उस पर भरोसा नहीं करता और उसे वहां से जाने का आदेश देता है। तेजू की कार में मिले लेटर पर लिखा होता है कि अगर वह सीजर्स की लोकेशन जानना चाहता है तो नीचे दिए गए एड्रेस पर आए। ये असल में कैप्टन चा का लगाया हुआ ट्रैप था जिसे चोई के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डिलीवरी सर्विस के जरिए भेजा गया था। अगले दिन जीवू रिवॉल्वर की डिटेल्स ट्रेस करने जाती है। उसे गन का सीरियल नंबर तो मिल जाता है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि वह किस ऑफिसर को इश्यू हुई थी। और ज्यादा सर्च करने के बाद आखिर उसे उस ऑफिसर का नाम मिल जाता है। वह कैप्टन चा से पूछती है कि जांगसू कौन था, क्योंकि गन उसके नाम पर इश्यू हुई थी। इस दौरान उसका हाथ उस डैगर पर होता है जो चोई ने उसे दिया था, ताकि अगर कैप्टन गलती से उस गन को अपनी बताए तो वह उसी वक्त उसे मार सके। लेकिन कैप्टन चा बताता है कि जांगसू उसकी टीम का हिस्सा था और ज्वाइन करने के सिर्फ एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई थी। वह दावा करता है कि जांगसू को चोई ने मारा था। ये सुनकर जीवू अंदर से हिल जाती है, क्योंकि अब सारे सबूत चोई की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। वह चोई के पास जाकर सीधे जांगसू के बारे में पूछती है, लेकिन चोई सब कुछ नकार देता है और कहता है कि कैप्टन झूठा है, इसलिए उसकी किसी बात पर भरोसा मत करना। उधर पुलिस स्टेशन में पिल्दू जीवू को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जीवू डिनर के लिए मना कर देती है और कहती है कि उसके पास काम है, लेकिन पिल्दू चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। जीवू अलग अलग जगह जाकर सीजर्स और मंगू के बारे में लोगों से पूछताछ करती है और फिर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में चली जाती है। उसी दौरान पिल्दू चुपके से उसकी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर सीट पर उसका इंतजार करता है। जब जीवू लौटती है तो वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जीवू बताती है कि वह मंगू और सीजर्स के बारे में जानकारी ढूंढ रही है। तभी दोनों की नजर पास में मंगू पर पड़ती है। पिल्दू कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा और दोनों मंगू की कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चोई डिनर के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है। मंगू एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ मुड़ता है जो कभी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुआ करती थी। जीवू और पिल्दू पीछे अपनी कार पार्क करते हैं, दीवार पार करके अंदर जाते हैं और दूर छिपकर सब कुछ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीजर्स वहां पहुंचता है और मंगू को नई ड्रग्स की सप्लाई देता है। मंगू पैकेज लेकर वहां से निकल जाता है। उसी समय रेस्टोरेंट में चोई को कुछ गलत होने का एहसास होता है। वह खतरा समझकर रेस्टोरेंट के मालिक को सिगरेट खरीदने के बहाने बाहर भेज देता है ताकि वह सुरक्षित रहे। मालिक के बाहर जाते ही चोई उन लोगों पर हमला कर देता है जो उसे मारने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। उधर फैक्ट्री में सीजर्स को पता चल जाता है कि जीवू और पिल्दू उस पर नजर रख रहे हैं। वह अपने आदमियों को दोनों को खत्म करने के लिए भेजता है। जीवू और पिल्दू जमकर लड़ते हैं और कई हमलावरों को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ चोई भी रेस्टोरेंट में किलर्स से लड़ रहा होता है, लेकिन इसी फाइट में एक आदमी उसे चाकू मार देता है। फैक्ट्री में आखिरकार सीजर्स के आदमी जीवू और पिल्दू पर भारी पड़ जाते हैं। दोनों को पकड़कर सीजर्स के सामने लाया जाता है। जीवू को देखकर वह मुस्कुराता है, क्योंकि उनकी पुरानी दुश्मनी सालों से उसके अंदर जल रही होती है। वह ठंडे लहजे में कहता है कि काफी समय हो
गया, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। सिजर्स अपने आदमियों को जीवू और पिल्दू को एक कार के अंदर डालने का ऑर्डर देता है। दोनों के हाथ बांध दिए जाते हैं और कार को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दिया जाता है ताकि उसे कुचल दिया जाए। जीवू और पिल्दू खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करता। सिजर्स तुरंत अपने एक आदमी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या चोई मर गया, लेकिन फोन चोई खुद उठाता है और कहता है कि तेरे सभी आदमी मर चुके हैं। ये सुनकर सिजर्स जीवू की तस्वीर चोई को भेजता है और धमकी देता है कि जल्दी आकर इसे बचा लो वरना तुम्हें सिर्फ इसकी लाश मिलेगी। हाइड्रोलिक प्रेस धीरे धीरे नीचे आने लगता है और कार का मेटल दबकर आवाज करने लगता है। तभी चोई अपनी कार फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल पैनल में दे मारता है। चारों तरफ स्पार्क्स उड़ते हैं, बिजली चली जाती है और प्रेस रुक जाता है। जीवू किसी तरह कार से बाहर निकलती है। तभी दूर से पुलिस सायरन सुनाई देने लगते हैं। चोई अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस जीवू और पिल्दू को बचा लेती है लेकिन जीवू की टांग में चाकू लगा होता है और ज्यादा खून बहने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। बाद में तेजू चोई से मिलता है और पूछता है कि वह उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया। चोई उसका गला पकड़कर पूछता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन तेजू कोई जवाब नहीं दे पाता। हॉस्पिटल में कैप्टन चा पिल्दू पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने बिना ऑन ऑर्डर के पूरा ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पिल्दू फिर भी जीवू से सिजर्स के बारे में सवाल करता रहता है। दूसरी तरफ तेजू मंगू को पकड़ लेता है। उसे उल्टा लटकाकर सिजर्स की लोकेशन पूछता है लेकिन मंगू कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। पुलिस भी दूसरे लोगों से पूछताछ कर रही होती है, उन्हें पीट कर जवाब निकलवाने की कोशिश करती है लेकिन किसी को नहीं पता कि सिजर्स कहाँ छिपा है। तेजू वापस चोई के पास जाकर माफी मांगता है कि वह उन्हें ढूंढ नहीं पाया। चोई कहता है कि इसे जाने दो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। हॉस्पिटल में रिकवर कर रही जीवू को बार बार बुरे सपने आते हैं। पिल्दू उसे धीरे से जगाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किसे पकड़ना चाहती हो, लेकिन जो भी है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह उसके लिए साफ कपड़े लाता है और उसे अपनी टीम के साथ लंच पर ले जाता है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तेजू दूर से जीवू की फोटो खींचकर चोई को भेज देता है। इसके बाद चोई जीवू का पासपोर्ट अपने वकील को देता है और कहता है कि वह उसके दोस्त की बेटी है, उसके लिए फ्लाइट और रहने की जगह अरेंज करो, उसे देश छोड़ना होगा। चोई जीवू को कॉल करके बताता है कि सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन जीवू साफ मना कर देती है। चोई उसे चेतावनी देता है कि अगर सिजर्स पकड़ा गया तो वह सब कुछ उगल देगा। जीवू जवाब देती है कि वह उसे खुद संभाल लेगी। पुलिस स्टेशन में कैप्टन चा जीवू के पिछले 3 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाता है। जब वह वापस ड्यूटी पर आती है तो एक साथी ऑफिसर उसे गन इश्यू करवाने के लिए कहता है क्योंकि कैप्टन चाहता है कि केस खत्म होने तक वह हथियार के साथ रहे। तभी वही इंस्पेक्टर वहाँ आता है जो बचपन में जीवू के घर की निगरानी करता था। वह गर्मजोशी से कहता है कि बहुत साल हो गए। कैप्टन पूछता है कि वह जीवू को कैसे जानता है। इंस्पेक्टर झूठ बोलते हुए कहता है कि वह उसके साथ एंटी वायलेंस डिवीजन में काम कर चुकी है। बाहर जाकर जीवू उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। इंस्पेक्टर धीरे से कहता है कि वह उसे एक जरूरी जानकारी देगा। कैप्टन चा ने उसके पिता का केस दोबारा खोला है। उसने उसके पिता को अरेस्ट जरूर किया था लेकिन वह उनका किलर नहीं है। उसी रात इंस्पेक्टर चोई से मिलने जाता है और पूछता है कि वह उस लड़की के साथ कौन सा गेम खेल रहा है। चोई कहता है कि यह सब जीवू की अपनी पसंद थी। इंस्पेक्टर चुप रहने के बदले पैसे मांगता है लेकिन चोई उसे खत्म कर देता है क्योंकि उसकी दुनिया में छोटे खतरों को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद जीवू मंगू के हाइड आउट पहुंचती है और उसे ढूंढ लेती है। वह धमकी देती है कि अगर उसने जानकारी नहीं दी तो वह चोई को बता देगी कि जिम अटैक के समय वह सिजर्स के साथ काम कर रहा था। मंगू डरकर उससे ऐसा न करने की विनती करता है और जीवू उससे जरूरी जानकारी मांगती है। इसके बाद वह चोई को कॉल करके कहती है कि वह देश छोड़ने की तैयारी कर रही है। सिजर्स कैप्टन चा को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम चोई को पकड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन बदले में मुझे बाद में गायब होने देना होगा। चोई यह बात तेजू को बताता है जिसे सुनकर तेजू घबरा जाता है और कहता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बता दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन चोई कहता है कि उसे सिजर्स पर भरोसा है। फिर वह तेजू से कहता है कि तुम यहीं रहो, अगर मुझे कुछ हो गया तो किसी को मेरी जगह संभालनी होगी। सिजर्स अपने आदमियों के साथ मीटिंग लोकेशन की तरफ निकलता है जबकि पुलिस पहले से आसपास छिपी होती है। कुछ देर बाद चोई भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। सिजर्स घबराकर बार बार कैप्टन चा को कॉल करता है लेकिन कैप्टन उसका फोन नहीं उठाता। चोई कार से बाहर निकलकर ठंडे लहजे में कहता है कि क्या हमारा स्वागत नहीं करोगे। सिजर्स भी अपने आदमियों के साथ बाहर आता है और दोनों गैंग्स के बीच भयानक फाइट शुरू हो जाती है। पुलिस जानबूझकर कुछ देर पीछे रहती है। वे चाहते हैं कि यह लड़ाई कंट्रोल से बाहर न जाए लेकिन वे इसे तुरंत रोकना भी नहीं चाहते क्योंकि शायद आगे होने वाली चीजों से मौत ही बेहतर होती। सिजर्स और चोई भी एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ जाते हैं। इसी दौरान सिजर्स मौका देखकर वहां से भाग निकलता है और चोई तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। उसी वक्त कैप्टन चा अपनी पूरी टीम को अंदर जाने और वहां मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। जीवू भी वहां पहुंचती है और देखती है कि चेज करते करते दोनों एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन पर चढ़ चुके हैं। चोई ऊपर जाकर सिजर्स को पकड़ लेता है और दोनों के बीच बेहद खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जीवू मशीन की तरफ दौड़ती है, तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। सिजर्स बार बार चाकू से चोई पर वार करता है और वह लगभग हारने वाला होता है कि तभी जीवू वहां पहुंचकर सिजर्स पर गन तान देती है। वह चोई से चिल्लाकर कहती है कि यहाँ से भागो। सिजर्स सीधा जीवू की तरफ देखकर उसे उकसाता है कि अगर सच में हिम्मत है तो गोली चलाओ क्योंकि किसी की जान लेना इतना आसान नहीं होता। इसी बीच चोई मशीन से नीचे उतरकर अपनी कार में वहां से निकल जाता है और कैप्टन चा उसे जाते हुए बेबस होकर देखता रह जाता है। सिजर्स अपने हाथ ऊपर उठाकर कहता है कि वह सरेंडर करता है और पुलिस को सब कुछ बता देगा। जीवू के पीछे खड़ा पुलिस वाला उसे गोली न चलाने के लिए चिल्लाता है लेकिन जीवू फायर कर देती है। ऑफिसर तुरंत आगे बढ़कर उसकी गन पकड़ता है और उसके हाथ से छीन लेता है। चोई जब वहां से निकलता है तो तेजू उसे रास्ते से पिक करता है और एक टनल से ले जाता है। वह चोई को नया फोन देता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना।
रखना, फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जीवू हिल चुकी होती है क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली होती है। पिल्दू भी उतना ही परेशान होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि अब जीवू को किन नतीजों का सामना करना पड़ेगा। चोई एक मंदिर तक पहुंचता है और वहां गिर जाता है। वहां के भिक्षु उसके घावों का इलाज करते हैं। पिल्दू जीवू की चिंता में उसके घर जाता है। जीवू धीरे से कहती है कि चिंता मत करो, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। पिल्दू पूछता है कि क्या उसने सिजर्स को मार दिया। जीवू धीरे से बताती है कि उसने मुझे ड्रग देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। बात करते करते वह वहीं सो जाती है और पिल्दू चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद चोई को होश आता है। उसकी देखभाल कर रहा भिक्षु कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वह चोई को दोबारा देखेगा, फिर उसे आराम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कैप्टन चा सभी हॉस्पिटल्स को अच्छी तरह सर्च करने का ऑर्डर देता है क्योंकि चोई को कहीं न कहीं इलाज जरूर मिल रहा होगा। तभी जीवू के घर की डोरबेल बजती है। वह बाहर निकलती है और वहाँ एक पैकेट पड़ा दिखती है। उसे खोलने पर अंदर उसके पिता की पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए तस्वीर मिलती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही चोई का कॉल आता है। वह उसे एक एड्रेस देता है और तुरंत वहाँ आने के लिए कहता है। जीवू मंदिर पहुंचकर चोई का सामना करती है और कहती है कि मेरे पिता पुलिस ऑफिसर थे। चोई सिर हिलाकर मान लेता है और कहता है कि हाँ, वह ऑफिसर थे लेकिन हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। फिर वह जीवू को अंदर ले जाकर सब कुछ बताता है, उसके पिता की यादें, उनके साथ बिताए पल और वह एहसान जो चोई पर था। जीवू पूछती है कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। चोई जवाब देता है कि वह चाहता था कि जीवू खुद सच तक पहुंचे। उधर पिल्दू चोई को ट्रैक करते हुए मंदिर पहुंचता है और भिक्षु को उसकी तस्वीर दिखाता है, लेकिन भिक्षु उसे पहचानने से इनकार कर देता है। इसके बाद पिल्दू सीधे कैप्टन चा के पास जाता है। कैप्टन आधा नशे में होता है और चोई को न पकड़ पाने की नाकामी में डूबा होता है। पिल्दू उसे भरोसा दिलाता है कि वे उसे जरूर पकड़ेंगे। उसी समय तेजू को चोई का कॉल आता है। चोई उसे कैप्टन चा को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जीवू ये काम नहीं कर पाएगी। तेजू कैप्टन चा की बिल्डिंग पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता है। इस बात से अनजान पिल्दू नशे में धुत कैप्टन को ऊपर उसके घर तक छोड़ता है और कहता है कि वह रात वहीं रुक सकता है, लेकिन कैप्टन मना करते हुए कहता है कि वह ठीक है और पिल्दू को घर जाने के लिए कह देता है। पिल्दू के जाने के कुछ ही देर बाद जीवू भी बिल्डिंग में पहुंचती है और तेजी से अंदर जाती है, लेकिन उसके कैप्टन तक पहुंचने से पहले ही तेजू उसे कई बार चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। जीवू दरवाजे के हैंडल पर खून देखती है और सावधानी से अंदर जाती है। दर्द और घबराहट में कैप्टन चा उस पर गोली चला देता है जो उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। नीचे जा चुका पिल्दू गोली की आवाज सुनकर रुक जाता है। जीवू कैप्टन को मारने नहीं आई होती, वह सिर्फ जवाब चाहती है। वह पूछती है कि उसके पिता की मौत असल में कैसे हुई थी। तभी कैप्टन को पूरा सच समझ आता है और वह कहता है कि तुम उसी पुलिस ऑफिसर की बेटी हो। वह बताता है कि उसके पिता चोई के गैंग का हिस्सा नहीं थे बल्कि एक असली पुलिस ऑफिसर थे। फिर वह पूछता है कि वह चोई के लिए क्यों काम कर रही है क्योंकि चोई बेहद खतरनाक आदमी है। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले कैप्टन चा जीवू को एक बैग देता है और भागने के लिए कहता है। जीवू खिड़की से कूदकर वहां से निकल जाती है। अपनी कार में पहुंचकर वह बैग खोलती है जिसके अंदर चोई के खिलाफ बहुत सारे सबूत होते हैं। उनमें एक चीज सबसे ज्यादा उसका ध्यान खींचती है, चोई का वही लाइटर जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। उस लाइटर के अंदर एक हिडन ट्रैकर लगा होता है जो जीवू के पिता ने उसे दिया था। जब चोई को इस ट्रैकर के बारे में पता चला था तो वह बेकाबू गुस्से में आ गया था। बैग में जीवू के पिता द्वारा कैप्टन चा को लिखे गए कुछ लेटर्स भी होते हैं। उन लेटर्स में उन्होंने बताया था कि जिस रात उनकी मौत हुई उस रात वह अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। उसी रात ड्राइव करते हुए तेजू ने चोई को कॉल किया था, जिसके बाद चोई खुद वहां पहुंचा और उसने जीवू के पिता को गोली मार दी। बैग के अंदर एक और लेटर होता है जो उसके पिता ने खास तौर पर उसके लिए लिखा था। तभी पुलिस और पैरामेडिक्स उस जगह पहुंच जाते हैं, इसलिए किसी की नजर पड़ने से पहले जीवू वहां से भाग जाती है। लेटर में उसके पिता ने लिखा होता है, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। अगर जिंदगी कभी मुश्किल हो जाए या तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक गई हो तो मुझे जरूर बताना। प्लीज अपना दर्द कभी मुझसे मत छिपाना। अगर किसी दिन तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो मुझे चिंता होगी कि वह लड़का कैसा है। मैं तुम्हारे बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरे ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाएं। अगर मैं कल तुम्हारे साथ न रहूं तब भी तुम्हें खुशी से जीना है, एक अच्छी जिंदगी जीना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जीवू। ये लेटर पढ़ते ही जीवू पूरी तरह टूट जाती है। उसे छोई की सारी बातें याद आने लगती हैं। कैसे उसने उससे पूछा था कि बदला लेना उसके लिए इतना जरूरी क्यों है। कैसे उसने उसे गन देकर झूठ बोला था कि उसके पिता का किलर एक पुलिस ऑफिसर है और उसे हत्या करने के लिए उकसाया था। उसे वह चाकू भी याद आता है जो चोई ने उसे दिया था और कहा था कि इसी से अपने पिता का बदला लेना। अब जीवू को एहसास होता है कि चोई ने उसे कितनी बार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। वह अपनी कार से बाहर निकलती है और इस धोखे को सह न पाने की वजह से फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जीवू मेकअप से अपने चेहरे का कट छिपाती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां वह पिल्दू से कैप्टन चा की हालत के बारे में पूछती है। पिल्दू बताता है कि पिछली रात कैप्टन काफी परेशान था, इसीलिए वह उसे घर छोड़कर आया था, लेकिन उसके जाने के बाद किसी ने उस पर हमला कर दिया। उसे लगता है कि यह सब चोई का प्लान था। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और कैप्टन की जान बच गई है। तेजू तुरंत चोई को कॉल करके बताता है कि कैप्टन चा अभी भी जिंदा है। चोई समझ जाता है कि अगर कैप्टन ठीक हो गया तो उसका पूरा सच सामने आ सकता है। अगली सुबह चोई के पास जीवू का कॉल आता है। वह उसे वार्न करती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और इस वक्त बाहर निकलना सेफ नहीं है, लेकिन चोई उसकी बात इग्नोर करके जाने की तैयारी करने लगता है। उधर जैसे ही जीवू अपने घर से बाहर निकलती है, 3 आदमी उस पर हमला करके उसे एक बाथरूम में खींच ले जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवू उनसे पूरी ताकत से लड़ती है और तीनों को खत्म कर देती है। तभी तेजू वहां आता है और कहता है कि हमारे गद्दार की बेटी होकर तुम हमारे पास चिल्लाती हुई आई थी कि हमने तुम्हारे पिता को मारा है। जीवू
उसे घूरते हुए कहती है, तुमने मेरे पिता को मारा था। तेजू जवाब देता है कि चोई गद्दारों को अपने हाथों से मारता है और उनकी आखिरी सांस तक सुनता है। इसके बाद जीवू और तेजू के बीच तेज और बेहद खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगभग बराबरी से लड़ते हैं, लेकिन आखिर में जीवू उसे मार देती है। मरते हुए तेजू उससे कहता है कि तुम भी चोई की तरह एक मॉन्स्टर बन चुकी हो। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर चोई की लोकेशन की खबर देता है, लेकिन इससे पहले कि टीम वहां पहुंच पाती, चोई खुद पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर देता है। पिल्दू तुरंत जीवू को कॉल करके स्टेशन आने के लिए कहता है। पूछताछ के दौरान पिल्दू चोई से सीधे पूछता है कि क्या उसने ये सभी मर्डर्स किए हैं। चोई बहुत शांति से जवाब देता है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मारने वाले और मारे जाने वाले। या तो तुम किसी को मारो या फिर खुद मारे जाओ। पिल्दू कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मारने वालों में से हो, लेकिन तुम गलत हो। चोई हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है कि अब तुम मुझे सही और गलत सिखाओगे। कुछ देर बाद चोई का लॉयर वहां पहुंचता है और उसके पीछे जीवू भी अंदर आती है। वह चोई के पास जाकर पूछती है कि उसने सरेंडर क्यों किया। चोई कहता है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। जीवू कहती है कि तुमने सिजर्स को नहीं मारा और कैप्टन चा को भी नहीं मारा। मैंने सिजर्स को अपने ही आदमी पर चाकू से वार करते देखा था और हमारे पास वह चाकू भी है जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अब तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर बाद दूसरे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आता है और पिल्दू को वे कॉल रिकॉर्ड्स देता है जो कैप्टन चा ने मंगवाए थे। दूसरी तरफ जीवू एविडेंस रूम में जाकर सिजर्स के मर्डर से जुड़ी सारी चीजें मांगती है और वहां से चोई का चाकू निकाल लेती है। एविडेंस ऑफिसर उससे कहता है कि इसे शाम 6 बजे तक वापस कर देना। बाहर आकर जीवू चोई को कॉल करती है और बताती है कि उसने सारे सबूत हटा दिए हैं। उसी समय पिल्दू जीवू के कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है और उसे दिखाई देता है कि उसने चोई को बार बार कॉल किया था। फिर उसका पार्टनर उसे कैप्टन चा के घर के पीछे लगे सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है। उस रात जब कैप्टन पर हमला हुआ था, फुटेज से उन्हें पता चलता है कि जीवू भी वहां मौजूद थी। दोनों उसे रोकने के लिए तुरंत स्टेशन से बाहर दौड़ते हैं और पूरे स्टेशन में अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जीवू को बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन जीवू खतरा समझ चुकी होती है। वह अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है और पूरी स्पीड से स्टेशन के सामने से निकल जाती है। चोई और उसका लॉयर भी स्टेशन से बाहर आते हैं। लॉयर पुलिस से कहता है कि उसके क्लाइंट को रोकने का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बचा। जीवू की इस धोखेबाजी से पूरी पुलिस टीम गुस्से में होती है। कुछ ऑफिसर्स को यकीन हो जाता है कि कैप्टन पर हमला भी उसी ने किया था। सबसे ज्यादा दुख पिल्दू को होता है क्योंकि उसने सच में जीवू पर भरोसा किया था। कार में जाते हुए लॉयर चोई से पूछता है कि उसने सरेंडर क्यों किया जबकि उसे पकड़े जाने की कोई परवाह नहीं थी। चोई जवाब देता है कि उसे जीवू को टेस्ट करना था क्योंकि वह उसे सीधे मार नहीं सकता था। लॉयर कहता है कि वह सब कुछ दांव पर लगाने से भी नहीं डरी, फिर वह आपके लिए लॉयल क्यों रहेगी। चोई मुस्कुराकर कहता है क्योंकि मैं चोई हूँ, लोगों को मैनिपुलेट करना ही मेरा काम है। रास्ते में जीवू अपनी बाइक रोकती है और चोई के फिंगरप्रिंट वाला चाकू समुद्र में फेंक देती है। दूसरी तरफ चोई को तेजू की मौत की खबर मिलती है और वह उसकी बॉडी देखने जिम पहुंचता है। तेजू को उसी चाकू से मारा गया होता है जो चोई ने कभी जीवू को दिया था। अब चोई को पूरा सच समझ आ जाता है। जीवू पुलिस स्टेशन में उसे नहीं मार पाई, इसलिए उसने उसकी जगह तेजू को मार दिया। उसके पीछे खड़ा एक आदमी कहता है कि चलिए उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन चोई जवाब देता है कि रुक जाओ, वह खुद मेरे पास आएगी क्योंकि अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद मैं ही हूँ। इसके बाद चोई अपने घर लौटता है और उस घर की तस्वीर जला देता है जिसे उसने कभी जीवू को देने का सपना देखा था। दूसरी तरफ पिल्दू कैप्टन चा के घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उसके पार्टनर का कॉल आता है। वह बताता है कि जीवू का नाम तो पुलिस सिस्टम में है ही नहीं क्योंकि चोई ने उसकी असली आइडेंटिटी छिपा कर रखी थी। इसके बाद दोनों जीवू के घर पहुंचते हैं, लेकिन उसका पूरा घर तहस नहस किया जा चुका होता है और ऊपर से नीचे तक हर चीज बर्बाद पड़ी होती है। उधर जीवू अपनी बाइक पर चोई के घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसका सामना पिल्दू से हो जाता है। उसे देखते ही जीवू वहां से भागने लगती है और पिल्दू तुरंत उसका पीछा करता है। जीवू अपनी मोटरसाइकिल पूरी स्पीड से एक खुले मैदान में दौड़ाती है। कुछ दूर जाकर पिल्दू अपनी बाइक छोड़ देता है और पैदल उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी जीवू लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। पिल्दू उसके पास पहुंचकर उस पर गन तान देता है और उसे हथकड़ी लगाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मेरा इम्तिहान लेना बंद करो। वह जीवू को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स पहले से ही उस पर गुस्सा और शक कर रहे होते हैं, इसलिए वे उसे दुश्मनी भरी नजरों से देखते हैं। दूसरी तरफ चोई अपने लॉयर से पूछता है कि जीवू को वहां से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। लॉयर बताता है कि वह सीसीटीवी में एविडेंस चुराते हुए साफ दिखाई दे रही है, इसलिए उसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। पुलिस स्टेशन के अंदर पिल्दू जीवू से पूछता है कि उसने कैप्टन पर हमला क्यों किया। जीवू शांत आवाज में पूछती है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने हमला नहीं किया तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे। पिल्दू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आज मुझ पर भरोसा करो। जीवू अपनी नजरें नीचे कर लेती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेगुनाही साबित करने वाला सिर्फ एक इंसान है और वह कैप्टन चा है। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपनी फीलिंग से मैच करता हुआ इमोजी शेयर करना मत भूलिए। अब वापस आते हैं मेन कहानी पर।
जीवू जेल में बैठकर चोई का इंतजार करती है, जबकि चोई अपने लॉयर को किसी भी तरह उसे बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। लॉयर जीवू से मिलने आता है और उसके शरीर पर लगी चोटें दिखाकर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की डिमांड करता है। पिल्दू इससे मना करते हुए कहता है कि अब वह उन्हें कोई नया खेल खेलने नहीं देगा। इस पर लॉयर धमकी देता है कि मीडिया को यह सुनकर काफी मजा आएगा कि चोई का एक इन्फॉर्मर नारकोटिक्स यूनिट के अंदर काम कर रहा था। इस स्कैंडल के डर से पिल्दू खुद जीवू को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही चोई को पता चलता है कि जीवू को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, वह अपने आदमियों को उसे वहां से निकाल कर लाने भेज देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जीवू के हाथ के घाव पर टांके लगाता है। ये वही चोट होती है जो कैप्टन चा की गोली से लगी थी। डॉक्टर की मदद कर रही नर्स जीवू के लिए एक जाना पहचाना चेहरा होती है। ये वही लड़की होती है जिसे जीवू ने एक ड्रग ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग के अंदर बेहोश पाया था। नर्स भी जीवू को पहचान लेती है। इसी दौरान पिल्दू कैप्टन चा से मिलने जाता है और कैप्टन आखिरकार उसे पूरा सच बता देता है। वह कहता है कि मुझ पर जीवू ने हमला नहीं किया था, बल्कि यह चोई का काम था। 5 साल पहले चोई ने ही उसके पिता को मारा था, जबकि उसके पिता एक अंडरकवर पुलिस एजेंट थे। उधर जीवू किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल लेती है। नर्स उसे ऐसा करते देख लेती है, लेकिन किसी को बुलाने के बजाय चुपचाप अपनी कार की चाबी उसे देती है और कहती है कि दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। जीवू वहां से चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ जाते हैं। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और जीवू उन सभी को बेहोश करके वहां से निकल जाती है। डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर वह पार्किंग तक पहुंचती है। वहां पिल्दू और कई पुलिस ऑफिसर्स उसे रोकने आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाएं, चोई के भेजे हुए हिटमैन भी जीवू को उठाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जीवू और पिल्दू मिलकर उन सभी से लड़ते हैं, फिर एक कार चुराकर वहां से तेजी से निकल जाते हैं। चोई के आदमी उनका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोनों उन्हें चकमा देकर बच निकलते हैं। हिटमैन चोई को कॉल करके बताते हैं कि जीवू और पिल्दू बचकर निकल गए हैं। रात होने के बाद पिल्दू समुद्र किनारे बने एक घर के पास कार रोकता है। वह जीवू की हथकड़ी खोलता है और उसे अंदर ले जाता है। ये उसके दोस्त की प्राइवेट जगह होती है। जीवू के हाथ से दोबारा खून निकल रहा होता है, इसलिए पिल्दू बहुत ध्यान से उसकी पट्टी करता है और कहता है कि तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए और गहरी हो जाती हैं और कुछ समय के लिए उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून मिलता है। दूसरी तरफ चोई अपने घर में बिल्कुल अकेला बैठा होता है और कड़वाहट के साथ कहता है कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर हर कोई मुझे ही धोखा क्यों देता है। तभी उसका लॉयर घबराया हुआ वहां पहुंचता है और उसे वार्न करता है कि कैप्टन को होश आ चुका है और वह अरेस्ट वारंट लेकर यहाँ आने वाला है, इसलिए उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन चोई अपनी गन उठाकर कहता है कि जिस दिन मैंने उसे उस सड़क पर बचाया था, उसी दिन से उसकी जिंदगी मेरी हो गई थी। अब या तो वह मरेगा या फिर मैं। ये सुनकर डरा हुआ लॉयर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जीवू और पिल्दू पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। पिल्दू मुस्कुराकर कहता है कि इस केस के बाद तुम्हें हर जगह पहचान लिया जाएगा। जीवू धीरे से जवाब देती है कि मैं तैयार हूँ। तभी अचानक चोई सामने आता है और गोली चला देता है। गोली सीधे पिल्दू को लगती है और चोई वहां से गायब हो जाता है। जी वो अपनी आंखों के सामने पिल्दू को गिरते हुए देखती है और उसकी पूरी दुनिया एक बार फिर टूट जाती है। अपने पिता के बाद उसने सिर्फ पिल्दू पर भरोसा किया था। रोते और कांपते हुए वह पिल्दू की गन उठाती है और वहां से चली जाती है। चोई ने एक बार फिर उससे उसका सब कुछ छीन लिया होता है। जीवू सीधे चोई की कड़ी सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग पहुंचती है और गार्ड्स को गेट खोलने का ऑर्डर देती है। अंदर पहुंचते ही वह हॉलवेज में मौजूद चोई के सभी किलर्स से भिड़ जाती है। एक तरफ अकेली जीवू होती है और दूसरी तरफ चोई के सारे खतरनाक आदमी। वह घायल और पूरी तरह थकी हुई होती है, लेकिन फिर भी रुकती नहीं। अपने दुख और गुस्से के दम पर वह एक एक करके सभी को नीचे गिराती चली जाती है। चोई पहले से जानता होता है कि वह आएगी और अपने कमरे में उसका इंतजार कर रहा होता है। जीवू उसके कमरे में पहुंचकर अपने पीछे दरवाजा लॉक कर देती है। चोई बहुत शांति से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा पिता कमजोर था, उसे मुझे मारने के कई मौके मिले, लेकिन उसके अंदर ऐसा करने की ताकत नहीं थी। मगर तुम बिल्कुल उसके जैसी नहीं हो। वह जीवू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या बन चुकी हो। क्या अब तुम भी मेरी जैसी बन गई हो? उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी होती है। वह कहता है कि तुम भी एक मॉन्स्टर बन जाओगी। जीवू आंखों में जलता हुआ गुस्सा लिए उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है मैं पहले ही बन चुकी हूँ। इतना कहते ही वह चोई पर हमला कर देती है और दोनों के बीच उसी पल खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। ये दो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक दूसरे के अंदर के अंधेरे को जन्म दिया था और अब वही अंधेरा उन्हें एक दूसरे को खत्म करने पर मजबूर कर रहा होता है। दोनों के चाकू बार बार आपस में टकराते हैं। चोई वार करता है और जीवू तुरंत उसे काउंटर करती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी गिरने को तैयार नहीं होता। तभी चोई अचानक फर्श पर पड़ी जीवू की गन उठा लेता है और ट्रिगर दबाता है, लेकिन गन खाली होती है। बिना एक
एक सेकंड गंवाए जीवू आगे बढ़ती है और अपना चाकू पूरी ताकत से चोई के सीने में घोंप देती है। चोई दर्द से हांफता हुआ पीछे लड़खड़ाता है। जीवू चाकू को उसके सीने में घुमाती है और आखिरकार उसे खत्म कर देती है। वही आदमी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल किया था, जिसने उसके पिता की हत्या की थी और जिसने उसे अपने दुश्मनों को मारने वाला एक हथियार बना दिया था, अब उसके पैरों के पास गिरा पड़ा होता है। जीवू खून से लथपथ और कांपती हुई उसके ऊपर खड़ी रहती है, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं होती। उसने अकेले ही चोई के पूरे एम्पायर को खत्म कर दिया होता है। इसके बाद वह पीछे मुड़ती है और बिना कुछ कहे उस बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। जीवू ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द सहा था। अपने पिता की बदनामी की वजह से हर किसी ने उसे अपने से दूर कर दिया था और फिर उसने अपने पिता को भी खो दिया। कॉम्बैट ट्रेनिंग के उन सालों में उसने अनगिनत तकलीफें झेली। उसने उस दुनिया में सरवाइव करना सीखा जहां उसका अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। आखिरकार उसे पिल्दू के रूप में एक ऐसा इंसान मिला जिससे वह प्यार करने लगी थी, लेकिन चोई ने उसे भी उससे छीन लिया। धीरे धीरे उसकी इंसानियत का हर हिस्सा उसके अंदर से काट कर अलग कर दिया गया। आखिर तक जीवू सिर्फ लड़ नहीं रही थी, वह उस दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी जिसने उसके मॉन्स्टर बनने से बहुत पहले ही उसे अंदर से मार दिया था। मेरे साथ ये कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब आप एक और डार्क मिस्ट्री देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपका दिल किसी सॉफ्ट एंड रोमांटिक कहानी के लिए तैयार है तो राइट साइड वाला वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगले रिकैप में, जहां एक नई कहानी की शुरुआत होगी।